हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। चलिए दोस्तों, 10 मिनट का जो रिवीजन है हम लोग कर लेते हैं। ये डेली का क्लास होगा, 10 मिनट का रिवीजन होगा। तो आज हम लोग जो मानव रक्त के बारे में पढ़ रहे थे, कल के क्लास में पढ़ा था, तो आज थोड़ा बहुत बचा हुआ है मानव रक्त का, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो रक्त का जो थक्का जमना है, एक मिनट, जो रक्त का जो थक्का जमता है वो कैसे जमता है इसके पे डिस्कशन करते हैं। पहले तो जो शरीर में कट छट जाता है तो रक्त जो है निकलता है, तो 2 से 5 मिनट लेता है रक्त को जमने में। तो ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे अंदर होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है रक्त में, प्लस प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये दोनों जब मिलता है और प्लस कैल्शियम प्लस प्लस आयन होता है, ये तीनों मिलता है। मेन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन, और उसके साथ कैल्शियम जब मिलता है तो ये थ्रोम्बिन का निर्माण करता है, ये थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। और थ्रोम्बिन में जब हम फाइब्रोजेन मिलाते हैं, इसमें हम जब फाइब्रोजेन मिलाते हैं तब ये बनता है फिब्रिन, और फिब्रिन में हम रक्त रुधिराणु मिलाते हैं, ये प्लेटलेट्स जब मिलाते हैं, प्लेटलेट्स, तब ये रक्त का थक्का जमता है। ठीक है। और रक्त के थक्का बनने में जो मेन प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजन होता है। तो याद रखना है हम लोग को कि रक्त के थक्का बनता है उसमें मेन प्रोटीन कौन होता है, फाइब्रोजेन होता है। और फाइब्रोजेन किस में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन के साथ मिलने में, फिब्रिन में। और ये देखिए, इसका जो निर्माण होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजीन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। और यकृत में जो निर्माण होता है विटामिन के हमारे शरीर में होता है, उसके हेल्प से ये निर्माण होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजेन। और जो मेन प्रोटीन होता है रक्त में वो फाइब्रोजेन होता है, इसके कारण ही रक्त का थक्का जमना होता है। तो आई थिंक आप लोग प्रोसेस समझ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, मनुष्य का जो रक्त जो समूह है कैसे हुआ, ये कार्ल जो लैंड स्टीनर है 1900 में खोजे थे और नोबेल प्राइज इनको 1930 में मिला था। इसमें जो रक्त भिन्नता है आरबीसी में किसके द्वारा होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा होता है। हमारे रक्त में जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ग मिलता है ना, कि ये ए बी ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, ये ए बी ग्रुप है, वो ग्रुप है, उसका मेन कारण है ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। इस ग्लाइकोप्रोटीन में एक एंटीजन होता है, एक एंटीजन होता है। वो एंटीजन क्या होता है, वो 2 प्रकार का होता है, एक ए होता है और एक बी होता है। ठीक है। और उसी के उपस्थिति के आधार पर, इस एंटीजन की उपस्थिति के आधार पे और ग्लाइकोप्रोटीन के उपस्थिति के आधार पे ही हम लोग रुधिर वर्ग को 4 भाग में बांटते, ए बी, ए बी और ओ। इसमें देखिए, ए बी ग्रुप को हम सर्वग्राहता और ओ को कहते हैं सर्वदाता। ओ वाला है जो किसी को भी खून दे सकता, और ए बी है जो किसी से भी खून ले सकता है, ये याद रखिएगा। एक ये डोनर होता है वो, और ये एक्सेप्टर होता है ए बी। अब देखिए, एंटीजन जो होता है सेम होगा, अगर वर्ग ए होगा मतलब ए ग्रुप होगा तो उसमें एंटीजन ए ही होगा, और जो बी होगा उसमें एंटीजन बी ही होगा, और जो ए बी होगा उसमें दोनों रहेगा एंटीजन ए बी। और ओ में एंटीजन नहीं होता, ये याद रखना है, ओ में एंटीजन नहीं होगा। और एंटीजन, अब देखिए हमारे जो खून है उस खून में एंटीबॉडी भी डेवलप रहता है। तो एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट होगा, अगर मान लो ग्रुप ए आपके पास है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा। एंटीबॉडी 2 प्रकार का होता है, एक ए होता है और एक बी टाइप का होता है। तो एंटीजन ए में बी टाइप का रहेगा, और जो रुधिर वर्ग होगा बी, उसमें ए होगा। और जो ए बी ग्रुप का होगा उसमें एंटीबॉडी नहीं होगा, एंटीजन होगा, और ओ होगा उसमें एंटीबॉडी नहीं होगा। समझ गए? तो इसको याद रखना है। अब देखिए, एक आरएस तत्व होता है
जो रिसस बंदर में पाया गया था, इसीलिए उसका नाम हम लोग RH तत्व रखते हैं। इसका खोज भी लैंडस्टीनर साहब ने किया था और विनर साहब ने 1942 में किया था। ठीक है, पता कब किस में चला था? रिसस बंदर में, जिसके कारण ही RH रखा गया है। देखिए, ये किसी में होता है तो RH प्लस, मान ली RH जो होता है, RH जो जो ग्रुप होता है खून का, RH फैक्टर जो होता है, वो अगर वो पॉजिटिव है तो समझिए कि उसमें RH है, ये पॉजिटिव वाले। RH अगर निगेटिव आ रहा है आपके खून में तो समझिए कि आप में RH वाला गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये RH वाला, मान लो कोई RH पॉजिटिव, तो उसको खून, जो खून है वो कैसे, मतलब हम किसको किसको ट्रांसफर दे सकते हैं? तो जो RH पॉजिटिव वाला होगा वो RH पॉजिटिव वाले को ही देगा, और जो RH निगेटिव होगा वो निगेटिव वाले को ही देगा। ठीक है, इसको एकदम याद रखिएगा। पॉजिटिव है पॉजिटिव वाला को देगा, निगेटिव है निगेटिव वाले को देगा। और अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव को नहीं देगा, अगर देगा तो भगवान को प्यारा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भगवान को प्यारा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों इंटीग्रेट करके, मान लीजिए एक में एंटीजन ए है और एक में एंटीजन बी है, लेकिन एंटीबॉडी एंटीजन ए वाले से मिल जाएगा और एंटीबॉडी जो है बी, वो एंटीजन बी से मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इंटीग्रेटेड हो जाएगा तो खून क्या हो जाएगा? एकदम चिपचिपा हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, एकदम थक्का जम जाएगा, एकदम थक्का एकदम जम जाएगा। तो थक्का जमने से क्या होगा? जब आपके शरीर में खून जम जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब खून जम हो जाएगा तो खून का सर्कुलेशन नहीं होगा। और खून का कार्य आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वो क्या करता है? O2 को ले जाता है और CO2 को बाहर निकालता है, और भोजन, हार्मोन, प्रोटीन जितना है सबका संवहन वगैरह होता है। तो जब वो होगा ही नहीं तो शरीर बचेगा नहीं? बचेगा तो क्या हो जाएगा? चले जाइएगा। तो इसीलिए इसको सीरियसली याद रखिएगा। तो मान लो एक एक रोग होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं, वो फिटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस है नाम। ये होता है कि मान लो वैसे पिता जो RH पॉजिटिव है और वैसी माता RH निगेटिव है, अगर उन दोनों से जब संतान पैदा होता है तो या तो संतान पैदा हो जाता है या गर्भ में रहता है, तो ऐसे केस में वैसे संतान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्योंकि आपको बता दिया है एक RH पॉजिटिव और एक RH माइनस रहेगा, तो दोनों अगर उसके खून में जाएगा, उसका बच्चे के अंदर में, तो क्या होगा? वो खून को थक्का जमा देगा, तो या तो गर्भ में ही मर जाएगा या तो जब बाहर आएगा तो वो कुछ दिन का मेहमान होगा और उसके बाद वो नहीं होगा। अब देख लीजिए, हमारा जो रक्त समूह होता है कि मान लीजिए आपके मदर और फादर जो है, मदर भी O ग्रुप की है और फादर भी O ग्रुप के हैं, तो बच्चा में जो रक्त रहेगा वो ही रहेगा, न AB और AB नहीं पाया जाएगा। सेम चीज मान लीजिए माँ O है, पापा A ग्रुप है, तो जो जो मम्मी पापा होंगे वही ग्रुप आपके बच्चे में होगा, या तो O होगा या तो A होगा। तो बच गया कौन? B और AB नहीं होगा। मान लीजिए आपके मम्मी O है, पापा B है, तो आपके अंदर O या B होगा, नहीं रहेगा AB नहीं रहेगा। तो उसी तरह से ये सारा है। मान लीजिए आपके मम्मी भी AB ग्रुप है और पापा भी AB ग्रुप है, तो AB क्या होता है? वो A भी होगा, B भी होगा और क्या होगा? AB भी होगा, O ग्रुप नहीं होगा। सेम चीज मान लीजिए कि आपके मम्मी A है, पापा B है, तो क्या होगा? A भी होगा, B भी होगा, AB भी होगा और O भी होगा। ये एकदम याद रखिएगा। AB में आपका सब ग्रुप आ जाएगा, बच्चे में O भी हो सकता है, चाहे A वाला भी हो सकता है, चाहे B चाहे AB भी हो सकता है, असंभावित कोई भी नहीं होगा। तो चलिए, आज पूरा रक्त समाप्त हो गया है। हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिवीजन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और हो सके तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के बीच में इसको शेयर कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।